नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। फसलों में रोग लगने के कई कारण होते हैं, जिनसे अगर फसल प्रभावित हो जाती है तो नियंत्रण उपाय अपनाने के बावजूद भी अधिक नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे उपायों को अपनाया जाए जिससे कि फसल में रोगों के आने की संभावना ही कम हो जाए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं CSA कानपुर के उमाकांत त्रिपाठी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय जो दलहनी फसलों की बुआई का समय आ रहा है और दलहनी फसलें खासकर हमारी जो है ज़मीन से उत्पन्न होने वाले और बीज से उत्पन्न वाले रोगों से ग्रसित होती हैं, जिसको हमारे किसान भाई बाद के समय में जब रोग आते हैं तो उनका निदान नहीं कर पाते हैं और काफ़ी अच्छा सा नुकसान हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ज़मीन से और बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं, उनके लिए हम बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों का ही उपयोग करते हैं। तो एक हम लोगों ने इसमें एक शब्द लाए हैं जिसको हम कहते हैं FIR, जिसको आप लोग जो FIR कराते हैं लोगों की सुरक्षा और उसको लेके, और हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसको बताते हैं। F का मतलब है फंजीसाइड, जिसको हम जो कवकनाशी या और तमाम सारी चीज़ों से करते हैं। तो उनको सबसे पहले हम जो ट्रीट क्या करेंगे अपने सीड को, वो फंजीसाइड से करेंगे। इसमें हम आपसे कहेंगे कि जो अपनी प्रचलित दवाइयाँ हैं, जिसमें सबसे मुख्य दवा है वो है कार्बेंडाजिम, जिसको हम जो है बेविस्टीन भी कहते हैं, और दूसरी दवा है थायरम। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम बेविस्टीन, 3 ग्राम दवा को जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम शोधित करेंगे। दूसरी स्थिति आती है आई मतलब इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। बहुत सारे रोग हमारे ऐसे होते हैं जो कीट नुकसान करते हैं या कीटों के उससे जो बीमारियां फैलती हैं। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हम पहले फंजीसाइड यूज करेंगे, दोबारा जो है जो ट्रीटमेंट करेंगे उसी सीड पर हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जो है आर जो आती है, जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम कल्चर, जस्ट लाइक अपने मटर में, चने में, मसूर में, ये तमाम फसलें होती हैं दलहनी, उनमें उपयोग करते हैं। राइजोबियम का शोधन करते हैं, जो हम लोग जो है 10 ग्राम राइजोबियम का कल्चर है, साथ में 50 ग्राम गुड़ लेके और 10 लीटर पानी लेके उसको शोधित करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हमें किसी भी बीज का शोधन करना है तो हम FIR शब्द का उपयोग करेंगे, जिसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम का उपचार उसी क्रम में करेंगे जिस क्रम में FIR लिखा जाता है, और उसके बाद ही हम उसको बोएंगे। ऐसी अगर स्थितियाँ करते हैं तो निश्चित रूप से बीज से उत्पन्न होने वाले, जिनको हम लोग बीज जनित रोग कहते हैं, वो हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। और जिस तरह से हम छोटे बच्चों में जो है टीकाकरण करते हैं, उसी तरह से अगर हम बीज शोधन कर लेते हैं तो हम पौधे को 30 से 35 दिन की तमाम सारी बीमारियां, जिनको हम जो है उकठा कहते हैं, जिनको हम जड़ सड़न कहते हैं, जिनको हम तना विगलन कहते हैं, उन सारी चीज़ों से बचाव कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है मृदा जनित रोगों से फसल को बचाने की। तो आप अपनी फसल को मृदा जनित रोगों जैसे उकठा, झुलसा, जड़ सड़न और तना गलन से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद का उपयोग करें। इसके प्रयोग हेतु ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम को 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर पुराने जूट के बोरे से अच्छी तरह ढक दें और फिर बोरे को ऊपर से पानी से भिगो दें। समय समय पर पानी का छिड़काव बोरे के ऊपर करने से उचित नमी बनी रहती है। इसके बाद ढेर को फावड़े से नीचे तक अच्छी तरह से मिलाते हैं और पुनः बोरे से ढक देते हैं। फिर पानी का छिड़काव समय समय पर करते रहते हैं। लगभग 14 से 15 दिनों के बाद हरे रंग की फफूंद ढेर पर दिखाई देने लगती है। इस प्रकार इस ढेर का उपयोग मृदा उपचार के लिए करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप बताई गई विधियों को अपनाकर बीज और भूमि जनित रोगों से छुटकारा पा लेंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं और अपने पशुओं को बाजार से खरीदकर आहार खिलाते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है। यदि पशुपालक भाई अपने पशुओं को अजोला खिलाएं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर MK आचार्य।
ये हम यहाँ पर अजोला का उत्पादन करते हैं। ये पशुओं के लिए एक तरह का वरदान है। पशुओं को खिलाते हैं तो इसके अंदर दूध की मात्रा बढ़ती है और फैट की परसेंटेज भी बढ़ती है। मात्रा कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 10 मीटर की एक टंकी बनाते हैं। 10 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और 1 फीट हाइट। ज़रूर नहीं है कि 10 मीटर की टंकी बनाएं, हो सकता है 3 मीटर की छोटी छोटी टंकियाँ बना लें, 2 मीटर की, 3 मीटर की, 5 मीटर की, 6 मीटर की। इसके अंदर सबसे पहले हम टंकी तैयार होने के बाद में ये 20 टंकियाँ तैयार करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें मिट्टी भरते हैं। 2 इंच मिट्टी भरेंगे, फिर 2 इंच गोबर भरने के बाद 6 इंच हम इसके अंदर पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद में हम इसमें एजोला का बीज इसके अंदर छोड़ देते हैं। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। फिर क्या करते हैं कि टंकी तैयार होने के बाद में 2 इंच मिट्टी भरते हैं इसके अंदर और 2 इंच की गोबर की ले परत। उसके बाद में आधा फीट इसके अंदर पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद में इसमें एजोला का बीज छोड़ा जाता है। बीज हम इसमें 1 किलो छोड़ते हैं शुरुआत के अंदर। उसके बाद में बीज डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बटन की तरह होते हैं, हरे रंग के। और इसके अंदर पानी आधा फीट भरते हैं। इसके बाद में जब इसमें बीज छोड़ते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर एक टंकी के अंदर 10 किलो का ये अजोला का उत्पादन हो जाता है। उसके अंदर जैसे अपन ने 10 किलो के अंदर से 9 किलो का हमें इसको छान लेते हैं और फिर 1 किलो छोड़ देते हैं। वो अगले दिन वापस तैयार हो जाता है अजोला का बीज। तो इसके अंदर पानी इवोपरेट होता है, पानी उड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कि सब में टंकियों के अंदर पानी की व्यवस्था कर रखी है, अलग अलग वॉल लगा रखे हैं। तो 1 इंच पानी उड़ता है तो 1 इंच पानी वापस इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि वो अजोला को नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी इसके लिए नुकसान करता है। इसके अंदर धूप कम चाहिए, इसके लिए हम एग्रोनेट लगाते हैं ऊपर ताकि धूप छन के आए, और ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए सही नहीं रहता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री रहना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है। इसके अंदर जितना अपन जैसे 10 किलो एक टंकी में से निकला 10 मीटर बाई 1 मीटर में से, तो अगले दिन वापस 10 किलो तैयार हो जाएगा। फिर उसमें से 9 किलो ले लेते हैं, फिर वापस 1 किलो छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं को खिलाते हैं तो इसके अंदर दूध की मात्रा बढ़ती है और फैट की परसेंटेज भी बढ़ती है मात्रा। तो इसके अंदर कितने परसेंट इसके अंदर प्रोटीन 24% रहता है अजोले के अंदर। फैट 4 से 5% हो जाता है। इसको गाय को, भैंस को, इनको सब कैटल्स को, एक गाय को अपन आधा किलो खिला देते हैं, आधा से 1 किलो। बाटे के साथ में खिला सकते हैं और डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। बाटे के साथ में खिलाने से एक फ़ायदा है कि वो चाव से खाती है, क्योंकि उनको सब तरह के वो पोषक तत्व उसके अंदर मिलते हैं। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। इसके अंदर ये हम इसको 6 रुपये किलो बेचते हैं। अगर कोई NGO वगैरह है या किसान भाई यहाँ से आकर ले जाए तो 6 रुपये किलो, और अदर संस्था को हम 60 रुपये किलो देते हैं। फार्मर्स अगर यहाँ लेना आएंगे तो उनके लिए 6 रुपये किलो है। तो ये अगर इसका जैसे शुरुआत में 10 किलो सीड पर ख़रीद करके ये अपने घर पे भी इसका ये उत्पादन कर सकते हैं। उसके अंदर महीने में 1 बार गोबर नया उसको डालना पड़ता है, और बाद में जो 1 बार खाली करते हैं साल के अंदर, तो उसका जो मिट्टी और गोबर है वो खाद के रूप में भी काम आता है। इसके अपन क्या है कि सब्जियां या फिर कोई फसल का उत्पादन भी लेते। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में 4 से 5 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना, मसूर और मटर की बुआई करें। मसूर की उन्नतशील किस्में पंत एल 406, पंत एल 369, पंत एल 4, पंत एल 5, पंत एल 7, पंत एल 8, पंत एल 9, डीपीएल 15, डीपीएल 62, गोल मटर की बौनी किस्में अपाड़ा, मालवीय मटर 5, डीपीआर 23, पंत मटर 13, पंत मटर 14, पंत मटर 25, पंत मटर 74, पंत मटर 155, पंत मटर 157 एवं सामान्य किस्म पंत मटर 42 में से किसी एक का चुनाव करें। चने के लिए बीज की मात्रा 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बड़े दाने हेतु 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मसूर हेतु 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। मटर की बौनी व सामान्य किस्मों हेतु बीज की मात्रा 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। मसूर और मटर की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा चना की बुआई 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। असिंचित अवस्था में गेहूं की उन्नतशील किस्में जैसे C306, PBW 175, PBW 396, PBW 299, PBW 527 की बुआई कर लें। बुआई के लिए प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। बिना प्रमाणित बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम या कार्बोक्सिन या टीब्यूकोनाजोल 2 DS की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। गेहूं की बुआई हेतु कतार से कतार की दूरी 22 से 23 सेंटीमीटर व गहराई 5 सेंटीमीटर रखें। आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान बारिश नहीं होने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि नींबू, माल्टा व सब्जी फसलों में हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। प्याज पौध को कमर तोड़ बीमारी से सुरक्षा हेतु 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम को प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बंद गोभी की फसल में सिंचाई के उपरांत नमी संरक्षण हेतु पंक्तियों के बीच पलवार यानी सूखी घास पत्तियां बिछा दें। सब्जी मटर की जड़ को रोग से बचाव हेतु 10 ग्राम जैविक अभिकर्ता को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को सींच दें। अरहर की फसल में फली मक्खी का प्रकोप हो तो साइपरमेथ्रिन दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति टंकी की दर से घोलकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद करें। यदि बैंगन का खेत बहुत ज्यादा नहीं है और तना बेधक कीट की समस्या है तो ग्रसित शाखा को ग्रसित भाग से 1 इंच नीचे से तेज चाकू या ब्लेड से काटकर अलग कर दें। इसमें दवा डालने की आवश्यकता नहीं होती है और शाखाएं फिर से आ जाती हैं। बागों की साफ सफाई तथा जुताई करें। गोंद निकलने की दशा में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का पौधे की मुख्य तने पर जहां से गोंद निकल रहा हो का लेप लगा दें। फलदार माल्टा वृक्ष को रोग मुक्त रखने के लिए ब्लाइटॉक या कॉपर युक्त दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। शीतोष्ण बागानों में बरसात मौसम में उगी झाड़ियों तथा जमीन पर गिरी पत्तियों को एकत्र कर नष्ट कर दें। सेब, नाशपाती आदि वृक्षों के थालों की साफ सफाई करें। पशुओं को धूप में चरने दें जिससे पशुओं में विटामिन डी की पूर्ति हो सके। रात्रि के समय न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, अतः नवजात बछड़ों को सुबह व शाम के समय ढक कर रखें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचपेड़वा, जिला बहराइच के कृषक सोनू सिंह ने। यह भेड़ बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोनू सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों राम राम।
आज हमारी चर्चा का विषय है बकरी पालन या उनके खान पान के प्रबंधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बदलते हुए दौर में आजकल हमारी आवश्यकता हो गई कि हम अपने आहार को सिक्योर करें, तो उसके लिए जो बकरी पालन है वो हर किसान के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इनकी देखभाल करना आसान है और कम पैसे से ये व्यवसाय स्टार्ट किया जा सकता है। इनकी देखभाल हम कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करें। भेड़ बकरियों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति बकरी या भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दे तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ और बकरियों को नहीं रखे। सर्दी से बचाने के लिए भेड़ और बकरियों के लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियां आसानी से रह सकती हैं, इनकी बहुत विशेष देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप आहार प्रबंधन के लिए आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं। अगर पर डे 4 से 6 घंटे के लिए इनके आप बाहर चरने के लिए इनको दे सकते हैं, तो ये अपने आहार के लिए जो भी इनकी आवश्यक चीज़ें हैं वो पूर्ति कर लेते हैं। अगर हम पशुओं को बाहर चरने के लिए कम ले जा पाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हमें उन्हें थोड़ा सा अनाज भी देना चाहिए और जो भी पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार की उनकी पत्तियां जो भी हम बाहर से ला सकते हैं और उनको अपने घर पर भी खिला सकते हैं। इसकी वजह से आहार के माध्यम से वो पशुओं में जाता है और उसके माध्यम से दूध के माध्यम से या मांस के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंच सकता है। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो पाए, इनके खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। भेड़ और बकरियों के लिए हरा चारा भी बकरियां ज्ञापन है, उनमें थोड़ा हमें अनाज देना आवश्यक होता है। प्रतिदिन हमें 200 से 250 ग्राम अनाज हमें उन्हें अवश्य देना चाहिए ताकि उनके अंदर जो भी बच्चा पल रहा है उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और आने वाले टाइम पर हमें अच्छे स्वास्थ्य बच्चे मिल सके ताकि उनमें कोई बीमारियां नहीं हों और उनमें जो भी मोर्टेलिटी होती है वो हमें कम से कम देखने को मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।